हे गाइस, वेलकम बैक, दिस इज विवेक एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो चालू करते हैं। ये वीडियो बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। अगर आपका सेमेस्टर 1 हो चाहे आप सेमेस्टर 2 हो, अगर आप इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो ये वाली वीडियो आपके लिए चलेगी। हाँ भाई, लेकिन केवल उनके लिए जिनके सब्जेक्ट्स जो है या फिर जो बुक्स जो है वो मिल वाली हैं। अगर आपके कंपलसरी वाली बुक्स है, कंपलसरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो उनकी वीडियो बाद में डाली जाएगी। अभी केवल उनकी वीडियो डल रही है जिसके लिए सब्जेक्ट्स या फिर जो बुकें हैं वो मिल वाली हैं। तो चालू करते हैं। बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1। हाँ जी, चैप्टर नंबर 7 में चल रहा है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड आपको कंज्यूमर के बारे में यहाँ पे सिखाती है कि कंज्यूमर कैसे किसी चीज को अप्रोच करता है, कैसे चीज या बोलते हैं यूटिलिटी कैसे प्रोवाइड करता है। अब ये बात आती है यूटिलिटी क्या होती है, तो सबसे पहले यही चीज सीखते हैं कि यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी क्या होती है? इट इज नोन एज सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड्स बाय गुड्स एंड सर्विसेज। जितने भी आप गुड्स और सर्विसेज का यूज करते हो, जितनी भी चीजों को आप खाते हो, पीते हो, यूज करते हो, जैसे मैं कुर्सी पे बैठता हूँ, कुर्सी मेरे को आराम देती है, तो कुर्सी से मेरे को मिलता है सेटिस्फैक्शन, और उसी सेटिस्फैक्शन को बोलेंगे यूटिलिटी। आसान है। जैसे ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सॉरी नीचे हम सोते हैं। हाँ जी, तो जो हम सो रहे हैं हमको हवा मिल रही है, मतलब हमको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसी सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं यूटिलिटी। आसान है। अब ये मान के चलो, ये जो सेटिस्फैक्शन वर्ड है इसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलेंगे हम यूटिलिटी। सेटिस्फैक्शन को ही क्या बोलेंगे? यूटिलिटी। आसान है। जैसे हाँ जी, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन को ही बोलेंगे। चालू करते हैं आगे। यूटिलिटी को नापा जाता है यूटिल्स के अंदर। किस में नापते हैं? यूटिल्स के। जैसे किसी की हाइट नापती हो, हाइट नापनी हो तो हम कैसे नापते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, किलो में, फीट में, किलोमीटर में। हाँ जी, किलोमीटर में, फीट में, इन सब में हाइट नापी जाती है। अगर किसी का वेट नापना हो किसी भी चीज का, तो हम किस में नापते हैं? ग्राम में, किलोग्राम में, या फिर लीटर में, मिलीलीटर में। इस तरीके से वेट नापा जाता है। वैसे ही यूटिलिटी को नापने का तरीका क्या है? यूटिल्स में। यानी जो हम सेटिस्फैक्शन नापेंगे किसी का भी, तो फिर वो किस में नापेंगे? यूटिल्स के अंदर नापे जाएंगे। आसान है। हाँ जी, तो इसको नापने के लिए दो तरह के इकोनॉमिक्स ने अपनी अपनी धारणाएं दी हैं, अपनी अप्रोच दी हैं। तो वो अप्रोच कौन सी है? पहली अप्रोच का नाम आता है कार्डिनल अप्रोच, और दूसरी अप्रोच का नाम आता है ऑर्डिनल अप्रोच। पहली अप्रोच कौन सी है? कार्डिनल अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच। पेपर में कई बार डिफरेंस पूछ लेता है, तो ध्यान से। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। जो कार्डिनल अप्रोच है ये लिखी है एल्फ्रेड मार्शल ने। किसने लिखी है सर एल्फ्रेड मार्शल ने लिखी है, जो कि पहले ही लिख चुके थे कार्डिनल अप्रोच। आगे चलते हैं। अगली बात आती है, अगली जो ऑर्डिनल अप्रोच है वो किसने लिखी है? हिक्स ने। अच्छा, इनका पूरा नाम अगर बोला जाए तो इसको बोलते हैं J.R. हिक्स। इनका पूरा नाम था, लेकिन जब हम इनसे अप्रोच लेने गए तो फिर हमको पता ही नहीं चला। ये कहने लग गए भाई मैंने और मेरी वाइफ दोनों ने मिलकर ली है, और हमको पता ही नहीं चला कि एक्चुअल में ये जो अप्रोच दी है वो किसने दी है। इस वजह से हम याद रखते हैं। इन्होंने बोला मेरी वाइफ का नाम भी आना चाहिए उसके अंदर, जो बुक को नोट करोगे कि मेरी वाइफ ने भी हेल्प करी है। हमको लगा खाली फेमस करने के लिए नाम बता रहे हैं अपनी वाइफ का। इस वजह से हमने सोचा हमको J.R. हिक्स और इनकी वाइफ जो एलन है वो दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। हमने सोचा इतना सब काट दो, सीधा हम लेते हैं हिक्स, सरनेम ले लेते हैं। चाहे वो किसी ने लिखी हो, चाहे सर ने लिखी हो, चाहे मैडम ने लिखी हो, उनका नाम याद रखा जाएगा कि ऑर्डिनल अप्रोच किसने लिखी है? हिक्स ने लिखी है। आसान है। हाँ जी, तो कार्डिनल अप्रोच के लिखी किसने है? उसने लिखी है एल्फ्रेड मार्शल ने, और ऑर्डिनल अप्रोच किसने बताई है? वो बता रखी है हिक्स सर ने। आसान है। एल्फ्रेड मार्शल सर कहते हैं हम जो कार्डिनल अप्रोच है ना, यानी कि यूटिलिटी को हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच के क्या होता है? लिख रहा था क्या कहते हैं हम? एक सर क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम जो यूटिलिटी है उसको काउंट नहीं कर सकते। जैसे जो सेटिस्फैक्शन होता है उसको काउंट नहीं कर सकते, हम उसको ऑर्डर में लगा सकते हैं। सिंपल बात है। अब ये एल्फ्रेड मार्शल सर क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए, अब क्या हो रहा है, आप ना बहुत भूखे हो, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, आपको ने कभी मान लो 4 दिनों से 5 दिनों से कुछ नहीं खाया, तो जाहिर सी बात आपको भूख ज्यादा लगेगी, और आप ऐसी जगह पे फंसे हो जहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वहां पे आके और मैं आपको एक रोटी देता हूँ, ठीक है, एक रोटी देता हूं, तो आप बदले में मेरे को क्या कितने पॉइंट देने के लिए तैयार हो जाओगे? वो कह रहा है पॉइंट, मैं तो अपनी जान दे दूं तेरे ऊपर भाई, एक रोटी के बदले में। नहीं सर, मेरे को जान नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आपको रेटिंग देनी हो 1 से लेकर 10 के बीच में, तो आप कितनी रेटिंग दोगे? कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको? वो कह रहा है एक रोटी तूने मेरे को दे दी भाई, जब मैं वो 4 दिन से कुछ नहीं खाया था, मेरे को भूख लग रही थी, मैं आपको पूरे 10 में से 10 नंबर दूंगा। किस में से? 10 में से 10 नंबर, क्योंकि आप मेरे प्राणदाता हो, आपने मेरे को प्राणदान दिया है। समझ में? आज इसी तरीके से अब सोचिए, अब क्या हुआ, मैंने एक रोटी आपको खिला दी, आपका पेट थोड़ा सा भर गया, अब मैं आपको दूसरी रोटी भी दे रहा हूं। अब मैं आपको क्या दे रहा हूं? दूसरी रोटी दे रहा हूं, तो क्या आपको उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा? हाँ, मैं मानता हूं सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको, क्योंकि अभी भी आपको भूख लगी होगी, लेकिन क्या उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा जितना पहली रोटी से मिला था? क्योंकि आपका थोड़ा पेट भर चुका है, इस वजह से सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होगा। मैं मान लेता हूं सेटिस्फैक्शन घट के हो गया 8। सिंपल है। हाँ जी, अब मैं आपको तीसरी रोटी दे रहा हूं, तीसरी रोटी पे सेटिस्फैक्शन और घट जाएगा, यानी कितना हो गया? 6। चौथी रोटी पे सेटिस्फैक्शन और घट गया, यानी कितना हो गया? 4। सॉरी, हाँ जी 4। अगर मैं आपको देता हूं पांचवी रोटी में सेटिस्फैक्शन कितना हो गया? 2। अब भाई पांचवी रोटी खाने के बाद पेट पूरा भर चुका है। अब मैं फिर भी आपको कह रहा हूं कि सर छठी रोटी खाइए, छठी रोटी पे आपका पेट भर चुका है पूरा, क्या मेरे को सेटिस्फैक्शन दोगे?
यूटिलिटी दोगे कोई? नहीं जी, वो कहोगे मैं आपको बिल्कुल भी पॉइंट नहीं दूंगा, यानी कि आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? 0। यानी कि आपको यूटिलिटी संतुष्टि कितनी मिल रही है? छठी रोटी से 0, क्योंकि आपका पेट पूरा भर चुका है। सिंपल बात है। हाँ जी, लेकिन फिर भी मैं आपको 7वीं रोटी खिलाता हूँ ठूस ठूस के, तो फिर जाहिर सी बात है आप या तो ऊपर तक काट दोगे या फिर नीचे से काट दोगे। सिंपल बात है। हाँ जी, इसी वजह से यानी कि आप सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है आपको? माइनस का 2। सिंपल बात है, कोई दिक्कत नहीं। आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है? माइनस का 2, यानी उल्टी करनी पड़ जाएगी भाई, कुछ ज्यादा खा लिया हमने। आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना। इस तरीके से सेटिस्फेक्शन काउंट होता है, यानी जैसे जैसे हम खाना खाते जाते हैं सेटिस्फेक्शन हमारा पहले करता है, फिर 0 होता है, फिर क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। और यही बात कही थी किसने? एल्फ्रेड मार्शल सर ने, और उन्होंने बताया था इसी चीज को बोलते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी। कौन सा जिनल? मार्जिनल यूटिलिटी, यानी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम एमयू। तो एमयू क्या होता है? पहले गिरता है, फिर क्या होता है? 0, फिर क्या हो जाता है? नेगेटिव। आसान है भाई, कोई दिक्कत नहीं। यानी जैसे जैसे किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाया जाता है सेटिस्फेक्शन पहले गिरेगा, फिर 0 हो जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? नेगेटिव। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, अगर यहीं पे बात करी जाए, थोड़ा सा कंसेप्ट सिखा देता हूं, बाद में यूज होगा। नाम आता है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी यानी कि टीयू का। अब ये टीयू क्या होता है? यानी कि इनको सम करते जाओ। जैसे पहली रोटी से कितना सेटिस्फेक्शन मिला? टोटल 10। दूसरी रोटी से कितना सेटिस्फेक्शन मिला? देखो पहली से 10 मिल चुका है, दूसरी से 8 मिल गया, और यानी टोटल कितना हो गया? 18। ऐसी 18 और 6 कितना हो गया? 24। 24 और 4 28। 28 और 2 30। 30 का 30, और यहाँ पे -2 का ये हो गया 28। सिंपल भाई। आज ये थी टोटल यूटिलिटी, जो आपको सारी रोटियां खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। इतना सिंपल। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या? अगर कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट कर देना, उस पर एक सेपरेट वीडियो डाल के आपके डाउट्स का सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, आगे चल तू करते हैं। हिक्स सर कहते हैं अरे ये तो गलत है। क्यों? वो कह रहे हैं कि यूटिलिटी को आप गिन सकते हो, आप सेटिस्फेक्शन क्या नाप सकते हो, ये अपनी की यूटिल्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, मम्मी ने आपके लिए रोटी बनाई और आप मम्मी को यह कहोगे मम्मी ये वाली रोटी के लिए ना मैं आपको 10 पॉइंट देता हूँ और दूसरी वाली रोटी के लिए मैं आपको 6 पॉइंट देता हूँ। कभी ऐसे कहते हैं? नहीं, हम ऐसे नहीं कहते, हम ऑर्डर में नापते हैं। सर कहते हैं हम ऑर्डर में नापते हैं। कैसे नापते हैं? सर कह रहे हैं अगर आप ये बोलते हो, अगर आपको पहली रोटी अच्छी लगती है, आप बोलते हो भैया मम्मी पहली रोटी ज्यादा अच्छी थी दूसरी वाली रोटी से। आप ऑर्डर में नापते हो किसी भी चीज को। सिंपल बात है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को साइकिल चलाने में मजा आता है पैदल चलने से अच्छा, तो वो वॉक की जगह किसको प्रेफर करेगा? साइकिल को। उसको साइकिल से ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। सिंपल बात है। और साइकिल से ज्यादा उससे यूटिलिटी मिलती है कार से, और मेरे को कार से ज्यादा यूटिलिटी देती है भाई बाइक। आसान है। हाँ जी, तो फिर वो इस तरीके से प्रेफरेंस लगाता है, मतलब ऑर्डर में लगा सकते हैं आप, लेकिन उसको कभी भी यूटिलिटी को सेटिस्फेक्शन को कभी भी काउंट नहीं कर सकते। सिंपल भाई। हाँ जी, तो ये कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। फिलहाल ये वाली जो अप्रोच है वो चलेगी आपका अगले चैप्टर में, यानी कि इसको बताएंगे आगे अगले चैप्टर में, जिसमें इंडिफरेंस कर्व के बारे में यूज होगा। अभी जो टॉपिक चलेगा या फिर जो पूरा चैप्टर है वो किसके ऊपर बेस है? एल्फ्रेड मार्शल की जो थीम है उसके ऊपर बेस है। हाँ जी, तो वो चालू कर देंगे एल्फ्रेड मार्शल की कार्डिनल अप्रोच। सिंपल बात है भाई। चलते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर। हाँ भाई, तो अगला कंसेप्ट आता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि टीयू और एमयू जो है वो कार्डिनल अप्रोच में आता है। तो अगला कंसेप्ट आता है रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू। ठीक है, जिसके लिए मैं आपको ये टेबल लिखवा चुका हूं पहले से। अगर हम 1 से लेकर 7 तक चीजें खाते हैं, खाना जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, सेटिस्फेक्शन पहले हमारा गिरता है, फिर उसके बाद 0 होता है, उसके बाद क्या होता है? नेगेटिव। और आपने टोटल यूटिलिटी भी निकालना सीख चुके हो पिछले वाले वीडियो के अंदर, मतलब प्रीवियस कंसेप्ट में। तो चालू करते हैं। हाँ भाई, अगला टॉपिक आता है इससे डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से, मैं डायग्राम बना रहा हूं टीयू का। तो टीयू का डायग्राम कैसे बनेगा? देखिए ध्यान से, टीयू क्या हो रहा है? 10 18 24 28 30, यानी टीयू बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं टीयू बढ़ा रहा हूँ, टीयू बढ़ रहा है हमारा। उसके बाद क्या हो गया? टीयू मैक्सिमम पे आके कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे आगे मैक्सिमम पे कांस्टेंट हो गया। उसके बाद टीयू क्या हो गया? फॉल होने लग गया, गिरने लग गया। तो उसके बाद टीयू गिर रहा है। सिंपल बात है। हाँ जी, आपको बताना है एमयू, तो एमयू पहले गिर रहा है, फिर 0, फिर नेगेटिव। तो एमयू पहले गिर रहा है, फिर उसके बाद 0 हो गया, उसके बाद क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सिंपल बात है। ये रहे टीयू और एमयू के डायग्राम। कोई दिक्कत नहीं। चालू करते हैं। मेन टॉपिक जो आ सकता है वो आता है रिलेशन बिटवीन टीयू एमयू। रिलेशन क्या होता है टीयू में और एमयू में? तो वो कॉन्सेप्ट में क्या करना है आपको? ये पूरा डायग्राम बनाना है और रिलेशन भी दिखाना है। कैसे? ये जो लाइन है ना, पहले आपको टीयू बनाना है, टीयू के बाद आपको ये लाइन दिखानी है, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां से ये लाइन खींच के, और फिर एमयू बनाना है। और याद करना, मेक श्योर कि जो एमयू वाली लाइन है वो 0 पे काटे आपको, मतलब इस लाइन को कहां पे इंटरसेक्ट करे? 0 पे। कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, इससे आपका रिलेशन बनाना आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए, टीयू जब बढ़ता है, तो एमयू क्या होता है? पॉजिटिव। तब तक एमयू क्या होता है? पॉजिटिव। जैसे ये लाइन दिख रही है, इससे पहले टीयू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और इस लाइन से पहले एमयू क्या है? पॉजिटिव है। आगे चलते हैं। जब टीयू मैक्सिमम पे होता है एमयू 0 होता है। तो जब यहाँ पे टीयू मैक्सिमम पे है तब एमयू क्या है?
जीरो पे। हाँ जी, जब टी यू गिरता है तब एम यू नेगेटिव होता है, जब टी यू गिर रहा होता है तब एम यू क्या है, नेगेटिव हो जाता है। हाँ जी, और टी यू कैसे निकलता है, एम यू को जोड़ जोड़ के। ये जो सिग्मा दिख रहा है ना सर, ये ई दिख रहा है जो आपको, इसको बोलते हैं सिग्मा, और सिग्मा मतलब होता है सम, जोड़। तो आपको दिख रहा है जो टी यू मैंने निकाला था वो कैसे निकाला था, एम यू को जोड़ जोड़ के, यानी 10 का 10, 10 और 8 18, 18 और 6 24, इस तरीके से मैंने जोड़ जोड़ के निकाला था। इस वजह से कहते हैं जो टी यू होता है वो एम यू का क्या होता है, सम होता है। आगे चलते हैं, अगर आपको एमयू निकालना हो तो आप एमयू कैसे निकालोगे। फॉर एग्जांपल ये वाला आपको एमयू निकालना है तो एमयू कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके। कैसे निकालोगे, अब देखिए आपको एमयू कौन सा निकालना है, तीसरी क्वांटिटी का एमयू निकालना है। तो मैं फॉर्मूले में 3 पुट करता हूं एन की जगह, तो मैंने पुट किया टी यू 3 माइनस में टी यू, एन की जगह क्या पुट करना है 3, तो मैं यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूँ माइनस में 1, तो 3 में से गया 2, यानी कि टी यू 3 माइनस में टी यू 3 में से गया 2। सिंपल बात है। तो तीसरे टी यू में से आपको दूसरा टी यू घटाना है, तो तीसरे नंबर पे टी यू कौन सा है, तीसरे पे टी यू है 24, और दूसरे पे टी यू कौन सा है, दूसरे पे टी यू है 18, तो 24 में से 18 गए, बच गया आपका 6, आ गया वापस आपका एम यू 6। सिंपल भाई। हाँ जी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको क्या निकालना है, एमयू। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि ये वाला तभी यूज होगा जब क्वांटिटी में एक एक का चेंज हो रहा हो, क्वांटिटी में एक एक का चेंज हो रहा हो। अगर क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो रहा है तो हर जगह ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। सिंपल है। अब ये वाले फॉर्मूले में क्या करना है, जैसे ये वाली क्वांटिटी में निकालने जा रहा हूँ, डेल्टा टी यू अपॉन में डेल्टा क्यू, तो डेल्टा टी यू मतलब डेल्टा मतलब चेंज, तो टी यू में कितना चेंज हुआ, देखिए टी यू पहले 10 था, 18 का हो गया, चेंज कितने का हुआ 8 का, अपॉन में डेल्टा क्यू मतलब क्वांटिटी में चेंज, कितना क्वांटिटी में चेंज हुआ, पहले 1 थी अब 2 हो गई, यानी 1 का चेंज आया, कटे कितना आ गया 8, तो ये आंसर आपका 8। हर जगह ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, तो ये रिलेशन लिख सकते हो आप टी यू और एम यू में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है उसका नाम आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या नाम आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, आपको तो पहले से ही पता है भाई, डिमिनिशिंग मतलब होता है गिरना, और मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो लगातार गिरती ही तो है, इसलिए नाम रख दिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, एज द कंज्यूमर इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, जैसे जैसे जो कंज्यूमर होता है ना वो इंक्रीज करता है क्वांटिटी को, जैसे जैसे क्वांटिटी को बढ़ाता है, वो खाना ज्यादा खाता है, देयरफॉर, या फिर आप देन भी लिख सकते हो, देन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज। तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, घटती जाती है, जैसे जैसे हम खाना ज्यादा खाते जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कम होती जाती है। यहाँ पे भी आपने देखा जैसे जैसे खाना बढ़ाते जाते हैं सेटिस्फेक्शन घटता जाता है। आसान है। हाँ जी, उसके बाद देन बिकम जीरो, देन मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन जाती है, वो जीरो बन जाती है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी फाइनली बिकम नेगेटिव। आसान है। उसके बाद क्या बन जाती है, नेगेटिव बन जाती है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है एज द कंज्यूमर इंक्रीजेज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, जैसे कंज्यूमर बढ़ाता है किसी भी चीज की क्वांटिटी को, देयरफॉर मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज, उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है धीरे धीरे, फिर उसके बाद देन बिकम जीरो, उसके बाद जीरो बन जाती है, फाइनली बिकम नेगेटिव, फाइनली क्या बन जाती है, वो नेगेटिव बन जाती है। आसान है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप पहले ये डेफिनेशन लिख के लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, उसके बाद टी यू एम यू की डेफिनेशन देने के बाद आप रिलेशन पूरा लिख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, बहुत ज्यादा बार आता है भाई, बहुत ज्यादा कंसेप्ट पूछे जाते हैं, तो फिर ये पूरा क्वेश्चन बता सकते हो आप। और डेफिनेशन कैसे लिखनी है टी यू एम यू की, भाई मैंने यहाँ पे टी यू की 2 डेफिनेशन बताई है, तो 2 डेफिनेशन में से पहली डेफिनेशन आती है इट इज अ सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज अ सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो जो टी यू होता है वो क्या होता है, इट इज अ सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि मैंने अभी आपको सिखाया टी यू कैसे निकलता है, एम यू को जोड़ जोड़ के, यानी एम यू को जोड़ते जाओ टी यू आता जाएगा, तो मैंने वही लिखा हुआ इट इज अ सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, अगर आप ये वाली डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते, छोटी सी डेफिनेशन है, तो आप बड़ी डेफिनेशन लिख लो, इट इज अ सम ऑफ टोटल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड्स बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी की सारी यूनिट्स खाने के बाद जितना भी टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है उस सेटिस्फेक्शन को जोड़ दो तो आपका आ जाता है टोटल यूटिलिटी। आसान है, मैंने वही डेफिनेशन लिखवाई है दूसरी वाली, सिंपल बात है। आगे चलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कहता है इट इज एन एडिशनल सेटिस्फेक्शन, ये एडिशनल सेटिस्फेक्शन होता है प्रोवाइड्स बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। अगर एक एडिशनल यूनिट खाते हो तो उससे एडिशनल जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। नहीं समझ में? फॉर एग्जांपल मैं पहले 3 रोटी खाता था, अब मैं खा रहा हूँ 4थी रोटी, यानी मैंने एडिशनल कितनी रोटी खाई, 1 रोटी खाई। सिंपल बात है। इस एक एडिशनल रोटी खाने से मेरे को एडिशनल कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 3 रोटी से मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन मिलता था 24, हाँ 4थी रोटी से कितना सेटिस्फेक्शन मिला 28, यानी एक एडिशनल खाने से मेरे को कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला 4 का, वही 4 क्या बन गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल बात है। हाँ जी, तो ये क्या कहता है, इट इज एन एडिशनल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड्स बाय एन कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। सिंपल बात है, एक एडिशनल कमोडिटी खाने के से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है एडिशनल, उसी को क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहां पे खत्म होता है ये वाला टॉपिक। चालू करते हैं अगला टॉपिक। हाँ भाई 1 मिनट, छोटा सा कंसेप्ट रह गया था, वो छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ।
हाँ जी, बात आती है एक्सेप्शंस की, बात आती है अपवाद की। एक्सेप्शंस, ठीक है, एक्सेप्शन मतलब किसके एक्सेप्शंस? ये एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के, मतलब एक ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिसपे लॉ ऑफ अप्लाई नहीं होता, ऐसी चीजों पे जिन पे लॉ ऑफ अप्लाई नहीं होता उन्हें बोलते हैं एक्सेप्शंस। तो लॉ ऑफ अप्लाई किस पे अप्लाई नहीं होता? पहली चीज हैबिट। लॉ ऑफ अप्लाई क्या कहता है, अगर आप जैसे चीजों को कंज्यूमशन करते जाते हो तो आपकी मतलब की सेटिस्फेक्शन क्या होती जाती है? कम होती जाती है, लेकिन उन चीजों पे नहीं जिनकी आपको हैबिट होती है। अगर आपको किसी चीज की हैबिट है तो उस पर लॉ ऑफ मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का ये जो है लॉ वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों अप्लाई नहीं होगा ये? फॉर एग्जांपल सोचे किसी को पबजी खेलने की आदत है तो वो पबजी की रोज वो करता जाता है, यूज करता जाता है अपने फोन का। क्या फोन चलाने से कभी भी किसी को सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा? वो जितना ज्यादा चलाएगा ना उसको उतना ज्यादा मजा आएगा, बल्कि उसकी सेटिस्फेक्शन और बढ़ेगी। मतलब क्या बोलते हैं, कभी भी वो ऐसा नहीं होगा कि फोन छोड़ दे कि उसका पेट भर जाएगा कि वो नहीं चलाएगा फोन, कभी भी ऐसा नहीं होता। यानी कि जितना ज्यादा वो कंजम्पशन करेगा उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी उसकी और ज्यादा बढ़ती जाएगी, कभी कम नहीं होती। किसकी? जब उसको किसी चीज की हैबिट होती है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट आता है ग्रीड। अगर आपको किसी चीज पे ग्रीड है, मतलब कि कोई चीज लालच जिसे बोलते हैं, अगर आपको पैसे कमाने की लालच है तो जो इंसान होते हैं ना पैसे कमाने वाले, अगर मैं आपको 100 रुपए दूं आप फिर उसको क्या मना कर दोगे लेने से? क्या मैं आपको 200 रुपए दूं, फिर 300 रुपए दूं, फिर 400 रुपए, कभी मना करोगे? भाई ग्रीड जो ऐसी चीज है कि कभी मना नहीं की जाती। जितना ज्यादा आप कंजम्पशन करोगे ग्रीड का मतलब लालच का, जितना ज्यादा मैं आपको पैसे दूंगा उतनी ज्यादा आपके लालच बढ़ता जाएगा, आप बोलोगे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सिंपल बात है। हाँ जी, तो यहाँ पे जितना ज्यादा आप कंजम्पशन करते हो सेटिस्फेक्शन और ज्यादा मिलता जाता है आपको। इस वजह से यहाँ पे लॉ ऑफ ये जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये अप्लाई ही नहीं होता। सिंपल बात है भाई, ये कंसेप्ट ऐसे हैं जिन पे लॉ ऑफ यूटिलिटी मतलब या फिर बोल सकते हो आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होता। हाँ भाई, तो चालू करते हैं अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट आता है आपका मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगला कंसेप्ट क्या आता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज ए पोजीशन एट विच कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एक ऐसी पोजीशन जहां पे कंज्यूमर कहां पे क्या लेता है? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कोई दिक्कत नहीं, आसान है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसी पोजीशन जहां पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन बाय द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइस। प्राइस और इनकम देने के बाद, तो प्राइस और इनकम देने के बाद एक कंज्यूमर जहां पे सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन लेता है उसी पॉइंट को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सिंपल बात है। और यहां पे दो केस है आपके पास, इन केस ऑफ वन कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटी। एक कमोडिटी के केस में और दो कमोडिटी के केस में। तो पहले एक कमोडिटी के केस में बात करते हैं। यहां पे एक फॉर्मूला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUM। जिस पोजीशन पे ये फॉर्मूला पुट हो जाएगा या फिर सेटिस्फाई हो जाएगा वो पोजीशन आपकी बन जाती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। सिंपल बात है। हाँ जी, सॉरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए ये वाली लाइन जो है वो कौन सी है? MUX वाली लाइन। ये वाली जो लाइन है वो शो कर रही है MUM और PX को। तो इससे आपको पता चल रहा है ये जो MUM है जिसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि जो मनी होती है, पैसा जो होता है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? MUM। और जो प्राइस ऑफ एक्स है यानी कि जो PX है, PX क्या है? प्राइस ऑफ एक्स। तो जो प्राइस ऑफ एक्स है वो भी क्या है? PX। वो भी क्या है? दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट है। सिंपल बात है। फॉर एग्जांपल जैसे 2 रुपए आपकी जेब में पड़े हुए हैं, क्या मैं 2 मिनट बाद देखूंगा क्या वो 4 रुपए बन जाएंगे? क्या वो 2 रुपए किसे हटके 1 रुपए बन जाएगा? नहीं ना, उसके प्राइस सेम रहने वाले हैं। जो भी चीज होते हैं, प्राइस होते हैं मनी की, वो सारी सेम रहती है। इसलिए क्या बोलते हैं उसे? प्राइस मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मनी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? कॉन्स्टेंट। ऐसी शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादातर चीजों का जो प्राइस होता है वो भी क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। लेकिन जो चेंज होता है वो किस में होता है? किसी भी चीज के सेटिस्फेक्शन में। कंज्यूमेशन को जब आप कंज्यूम करते हो किसी भी चीज को तो उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है खाली वही चेंज होता है। इसी वजह से यानी जो चेंज होने वाली चीज है वो खाली MUX है। MUX ही चेंज होता है, बाकी दोनों क्या रहते हैं? वो कांस्टेंट रहते हैं। सिंपल बात है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिलेगा? वो है ये वाली पोजीशन जहाँ पे दोनों चीजें बराबर हैं। इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऐसी पोजीशन जहाँ पे कंज्यूमर को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जिसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और वो पोजीशन कौन सी है? यहाँ पे, यानी कि दोनों बराबर है। इससे ऊपर अगर आप जाते हो तो देखिए प्राइस तो आपको इतना पे करना पड़ रहा है, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। इस वजह से ये वाला ये बन जाता है कंज्यूमर प्रॉफिट का। सिंपल बात है, क्योंकि MUX क्या शो करता है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, यानी कि X से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। मैंने बताया था ना, यूटिलिटी मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन होता है। तो अगर मैं यूटिलिटी बोल रहा हूं तो मतलब सेटिस्फेक्शन का नाम ले रहा हूं, तो इसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X, यानी X से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, किसी वस्तु से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मतलब X जो है वो ज्यादा है, सेटिस्फेक्शन आपको ज्यादा मिल रहा है। किस चीज से? जितना प्राइस दे रहे हो उससे ज्यादा मिल रहा है, तो कंज्यूमर प्रॉफिट।
और आप इसके नीचे जाते हो तो यानी कि जितना प्राइस दे रहे हो उससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, कंज्यूमर का लॉस। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, ये कंसेप्ट था इन केस ऑफ वन कमोडिटी। चालू करते हैं इन केस ऑफ दो कमोडिटी, टू कमोडिटी। देखिए ध्यान से, ये रहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x, ये रहा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, जो कि चेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिक्स क्या रहेगा, py, MUM और px, ये चार कंसेप्ट है जो फिक्स है। यानी कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, MUX अपॉन में px इज इक्वल टू होना चाहिए MUY अपॉन में py, ठीक है भाई, इज इक्वल टू होना चाहिए MUM के। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, ये शो करेगा आपको कि आपको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम में पहुंचाना है, वो भी किस तरीके से, इस फॉर्मूले के जरिए। तो ये मेक श्योर करेगा कि आपको इक्विलिब्रियम में पहुंचाया जाए आपको परफेक्ट तरीके से, इस तरीके से। तो यह कहां पे इक्विलिब्रियम होगा, जहां पे तीनों चीजें बराबर होंगी। तो मेरे को दिख रही है ये वाली लाइन, मेरे को दिख रही है ये वाली लाइन और मेरे को दिख रही है ये वाली लाइन, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पोजीशन पे। यानी कि ये क्या बन गया आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सिंपल बात है। अगर आप इससे ऊपर वाली बात कर रहे हो तो यहाँ पे देखो, आप पे इतना कर रहे हो, इतने पैसे, लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो ये क्या बन गया, कंज्यूमर प्रॉफिट। ऐसी यहाँ पे भी आप पे इतना कर रहे हो और आपको सेटिस्फेक्शन इससे ज्यादा मिल रहा है, तो ये क्या बन गया, कंज्यूमर प्रॉफिट। सिंपल है। हाँ जी, और नीचे वाले जितने भी एरिया हैं ये क्या बन जाएंगे आपके, कंज्यूमर लॉस। क्या बन जाएंगे आपके, कंज्यूमर लॉस। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल बात है भाई। हाँ जी, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं दोनों के दोनों, मतलब जहां पे बराबर होते हैं तीनों के तीनों, उस पोजीशन को, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके अलावा इससे ऊपर वाले पॉइंट जो है वो कंज्यूमर प्रॉफिट, इससे नीचे वाले जो पॉइंट है वो क्या बन जाएंगे आपके, कंज्यूमर लॉस। आसान है भाई, बढ़िया। अब ध्यान से समझिए, अगला पॉइंट आता है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो भी इसी से मिलकर बनी हुई है। कैसे, इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए MUX अपॉन में PX इज इक्वल टू MUY अपॉन में PY होता है। अच्छा भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PX मल्टीप्लाई में MUX बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, अब PY, सॉरी हाँ भाई, आपने ये वाला देखा है, ये वाला फॉर्मूले में आपने क्रॉस मल्टीप्लाई सीखा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, यहाँ पे देखो, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको, मतलब इसको इसके मल्टीप्लाई, तो करते हैं फटाफट से ध्यान से। हाँ भाई, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PY MUX बराबर में PX MUY। आसान है। अब ये जो MUY है इसको मैं नीचे ले आ रहा हूँ और PY को उधर ले जा रहा हूँ, तो ये क्या बन गया, यानी कि आप कह सकते हो MUX अपॉन में MUY इज इक्वल टू PX अपॉन में PY। यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी का रेशो है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी का जो रेशो होता है X और Y से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन का जो रेशो है, वो रेशो बराबर होने चाहिए जितना हम उसको प्राइस पे कर रहे हैं, यानी कि प्राइस ऑफ X अपॉन में प्राइस ऑफ Y। इसी को शो करने का काम नाम है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यानी जितना सेटिस्फेक्शन हम ले रहे हैं दो चीजों से, उनका रेशो बराबर होना चाहिए जितना हम प्राइस पे कर रहे हैं। सिंपल बात है, उन चीजों के रेशो के। तो चालू करते हैं, ये खत्म हो गया भाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X केवल यही है, आपको यही फॉर्मूला बता के आना है, इसी को एक्सप्लेन करना है वहां पे। चलते हैं भाई, अगला आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमांड। अगर आपने डिमांड वाला चैप्टर पढ़ा है तो ये वाला पूरा कंसेप्ट मैं वहां पे समझा चुका हूं, दोबारा एक बार और समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमांड। अब समझिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आपने डायग्राम सीखा है मार्जिनल यूटिलिटी का, आपको पता होगा, ये होती है मार्जिनल यूटिलिटी, इसको बोलते हैं MU। सिंपल, मार्जिनल यूटिलिटी पहले गिरती है, फिर जीरो होती है, फिर नेगेटिव होती है। अगली बार डिमांड कर्व, ये आपका डिमांड कर्व है। अब देखिए, शुरुआत में अगर कम खाना खाते हो, जैसे जैसे आप रोटी को बढ़ाते जाते हो, ठीक है भाई, पहले एक रोटी, फिर दो रोटी, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, ऐसे जैसे जैसे रोटी को बढ़ाते जाते हो, सेटिस्फेक्शन आपका क्या होता जाता है, सेटिस्फेक्शन क्या होता है आपका, घटते जाता है। ठीक है, पहले आपने एक रोटी खाई थी, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिला था, दूसरी रोटी पे सेटिस्फेक्शन कम, तीसरी रोटी पे और सेटिस्फेक्शन कम, यानी आपका सेटिस्फेक्शन जो है MU जो है वो क्या होता जाता है, कम होते जाता है जैसे जैसे आप खाना खाते जाते हो, समझ, सेटिस्फेक्शन कम होता है। इसी वजह से जो आप प्राइस भी पे करना चालू कर देते हो, वो क्या करते हो, आप कम प्राइस देना चालू कर देते हो। आपको सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा है तो आप प्राइस भी क्या दे रहे हो, कम दे रहे हो। इसी वजह से कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड जो अप्लाई होता है वो किस वजह से होता है, वो DMU की वजह से होता है। यानी आप प्राइस कम क्यों देते हो, क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन उससे जीरो मिल रहा है। यानी कि आप जब आप ज्यादा खाना खाते हो तो सेटिस्फेक्शन आपको जीरो मिलता है, इसलिए प्राइस भी क्या देते हो, कम देते हो। आसान है। और जब आप कम खाते हो, कम चीजें लेते हो, तो सेटिस्फेक्शन आपको ज्यादा मिलता है, इस वजह से आप ज्यादा प्राइस पे करते हो। सिंपल बात है। तो ये कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमांड। कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, यहाँ पे खत्म होता है ये वाला कंसेप्ट। चलते हैं आगे।
हाँ भाई, तो लास्ट कंसेप्ट आता है, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट जो कंसेप्ट है वो क्या है, वीकनेस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो आप जब इस अप्रोच का यूज करते हो, यूटिलिटी एनालिसिस का यूज करते हो, तो उसकी वीकनेस क्या है, उसकी कमियां क्या है, उसकी दिक्कतें क्या है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं ना वो कार्डिनल अप्रोच का यूज करते हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक्स जो होते हैं वो कार्डिनल अप्रोच का यूज करते हैं, लेकिन उनको भी पता है भाई इसकी कुछ ना कुछ दिक्कतें होती है, कुछ कमियां होती हैं। इस वजह से वो ज्यादा इसको प्रेफर नहीं करते, वो यूज करते हैं ऑर्डिनल अप्रोच को, उनमें थोड़ी वीकनेस कम होती है इसकी वजह। इसमें क्या क्या वीकनेस है, पहली जो वीकनेस है वो है यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी कि इसकी जो यूटिलिटी है वो आप नाप नहीं सकते। मैंने पहले ही बताया था, जो वो होता है हिक्सन अप्रोच, वो क्या कहती है, वो आप इसको नाप नहीं सकते। जैसे आपने रोटी खाई, मम्मी से बोला मम्मी मेरे को रोटी दे दो, और जब आप बोलते हो ना मम्मी को, मम्मी मैंने जो रोटी खाई है ना, जो दूसरी रोटी दी आपने, उससे मेरे को मिला 8 का सेटिस्फेक्शन, तो आप अपनी खुद की ही सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी को नाप नहीं सकते। कभी आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे को 9 का सेटिस्फेक्शन मिला, 10 का सेटिस्फेक्शन मिला, नापने का कोई मेजर ही नहीं है। सिंपल है ना भाई। तो यूटिलिटी को नापा नहीं जा सकता, ये सबसे बड़ी क्या होती है, दिक्कत होती है इस अप्रोच की, क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी को नाप ही नहीं सकते। सेटिस्फेक्शन को कोई कैसे नाप सकता है, ये हाइट थोड़ी ना जो आप नाप लोगे इंची टेप से, ये यूटिलिटी होती है, सेटिस्फेक्शन होता है। हर किसी को सेटिस्फेक्शन जो लेवल का मिलेगा वो नापना अलग चीज होती है, मुश्किल वाली बात होती है, इस वजह से आप इसको नाप ही नहीं सकते। चालू करते हैं अगला एजम्पशन। अगला एजम्पशन आता है एजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी इज नॉट वैलिड। अगर आप एक इंडिपेंडेंट यूटिलिटी के लेके चलते हो तो उसका एजम्पशन जो होता है वो वैलिड नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप x से मिलने वाली यूटिलिटी को अगर नापते हो तो वो वैलिड नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती, क्योंकि आपने केवल एक ही चीज चखी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई सब्जी खिलाऊं या फिर कोई क्या बोलते हैं, जैसे मान लो फल फ्रूट खिलाता हूँ, अंगूर खिलाता हूँ, तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा आप बोलोगे अच्छा है, लेकिन तब तक अच्छा नहीं बोल पाओगे जब तक दूसरी चीज आपको ना खिलाई जाए। जैसे मैं आपको एक आम खिला रहा हूँ, एक मैं आपको सेब खिला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कौन सा मीठा है। मैंने आपको अंगूर खिलाया या फिर मैंने आपको सेब खिलाया, तो मैं बोलूँगा आपसे कौन सा मीठा है, तो फिर आप तभी पाओगे कंपैरिजन में कि ये वाला अच्छा है या फिर ये वाला अच्छा है। सिंपल है। केवल कोई एक चीज देखे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये ज्यादा मीठा है या फिर कम मीठा है, तो आप बता ही नहीं सकते कि भाई कि ये उससे किससे ज्यादा मीठा है या फिर कितना मीठा है, आप बता नहीं सकते, क्योंकि इंडिपेंडेंट जो होती है यूटिलिटी उसकी वैलिड नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट यूटिलिटी को नाप ही नहीं सकते। केवल कंपैरिजन में कुछ ना कुछ हो तभी नापी जा सकती है यूटिलिटी, कंपैरिजन में अगर कुछ नहीं होगा तो नाप नहीं सकते। आसान है। ये आती है इसकी वीकनेस में या फिर लिमिटेशन बोल सकते हो। तीसरी लिमिटेशन आती है MUM और जो प्राइस होते हैं एज्यूम्ड कांस्टेंट, यानी कि हम MUM को, यानी कि जिसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी से जितने मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है हम उसको मान के चलते हैं कांस्टेंट। यहाँ पे मैंने बताया था, इससे पहले जो कंसेप्ट था उसमें मैंने बताया था मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी जो मनी से मिलने वाला, जो पैसे से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जेब में 100 रुपये पड़े हुए, ठीक है, क्या वो 200 रुपये हो जाएंगे, क्या वो 50 रुपये हो जाएंगे, नहीं ना, वो 100 ही रुपये रहने वाले हैं, जल्दी से चेंज नहीं होते। इसी वजह से उससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है उसको हम ये मान के चलते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम है। सिंपल बात है। लेकिन एक्चुअल में भाई ये कांस्टेंट नहीं होता। जैसे सेब से, जैसे 100 रुपये से आपने कोई सामान खरीदा, क्या पता दुकानदार ने आपने को ठग लिया हो, ठीक है, उसने 50 रुपये का सामान पकड़ा दिया हो, यानी 100 रुपये देके भी हमको कितने का सामान मिल सकता है, 50 रुपये का। या फिर हमने दुकानदार को ठगा हो, 100 रुपये देके भी हमने 150 का सामान ले लिया हो। समझ में? हाँ जी, इंडिया में बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी या फिर जो प्राइस है इनको कॉन्स्टेंट नहीं रखा जा सकता। सिंपल बात है। और यही चीज बन जाती है वीकनेस किसकी, यूटिलिटी एनालिसिस की। इसके अलावा कोई वीकनेस नहीं है, बस ये 3 वीकनेस है। और यहाँ पे खत्म होता है आपका पूरा चैप्टर। सिंपल बात है भाई। हाँ जी, यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड का। तो भाई यहाँ पे का चैप्टर खत्म हो चुका है, आगे चलेंगे फिर कभी अगले चैप्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है भाई। और अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके सारे के सारे नोट्स परचेज कर सकते हो, चाहे आप हिंदी वाले हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, आप नोट्स परचेज करते हो इस कॉन्टैक्ट करके। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके पक्का जाना। बाकी मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय।